1 जुलाई 2017 को भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और इस दिनांक को भारत में अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था के रूप में माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया। इस नई कर प्रणाली को लागू किए जाने को अप्रत्यक्ष कर के इम्प्लीमेंटेशन में एक क्रांतिकारी कदम कहा गया और इसे स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया। ऐसा क्यों? 1 जुलाई 2017 से पूर्व लागू अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में ऐसी क्या खामियां थीं जिनको जीएसटी द्वारा दूर किया गया और जीएसटी व्यवस्था को स्वतंत्रता के उपरांत सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? आइए थोड़ा विस्तार से जानें। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में अप्रत्यक्ष करों की जो व्यवस्था लागू थी उसमें अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगते थे और अल्टीमेटली इन सभी करों का जो बोझ था, समेकित बोझ, वो उपभोक्ता पर आता था। केंद्र के स्तर पर कुछ कर लागू होते थे, कुछ कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते थे और कुछ कर स्थानीय निकायों द्वारा भी लगाए जाते थे। जैसा आप सबको मालूम है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था केंद्र और राज्य के आर्थिक अधिकारों को अलग अलग परिभाषित करती है और जो राज्यों और केंद्र के बीच अधिकारों का बंटवारा है उसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें सम्मिलित विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या राज्यों के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी प्रकार जो स्टेट लिस्ट है उसमें शामिल विषयों पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्य के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें केंद्र व राज्य दोनों द्वारा अपने अपने कानून बनाए जाते हैं और किस परिस्थिति में कौन सा कानून लागू होगा ये संविधान द्वारा निर्धारित है। तो अप्रत्यक्ष करों में जो यूनियन लिस्ट से संबंधित विषय थे उनसे संबंधित कानून केंद्र द्वारा बनाए जाते थे, केंद्र द्वारा वो कर अधिरोपित किए जाते थे उस कानून द्वारा और उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन केंद्र द्वारा या तो स्वयं किया जाता था या राज्यों के माध्यम से किया जाता था, किंतु कानून बनाने का अधिकार केंद्र में ही अंतर्निहित था। इसी तरह से जो राज्य सूची के विषय थे, स्टेट लिस्ट के जो विषय थे, उनमें राज्यों द्वारा अपने अपने राज्य में अलग अलग कानून बनाए जाते थे जिनमें एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता होती थी। कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों द्वारा कानून बनाए जाते रहे। तो ये जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन है ये बाकी सब विषयों के लिए तो
एक सीमित मात्रा में राज्यों को ऑटोनॉमी देने के लिए, राज्य के हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक भी हैं और इनका उपयोग किया भी जा रहा है। लेकिन जहाँ तक टैक्सेशन का प्रश्न है, इन अलग अलग कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन से, इन अलग अलग कानूनों के माध्यम से कर एकत्रीकरण से बहुत कठिनाई होती थी और ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत नुकसानदेह था। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान व्यवस्था जो है एक विश्व की परिकल्पना पर आधारित है। आर्थिक रूप से सभी देश पूरे विश्व में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भारत जैसे विकासशील देश में विकास की एक बहुत बड़ी आवश्यकता विदेशी निवेश है। हमारे यहाँ जितना भी रोजगार सृजन हो रहा है उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा जो रोजगार सृजन का है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से आता है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो भारत में व्यापार कर रही हैं, चाहे ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज सेक्टर में व्यापार कर रही हैं, ये किसी एक राज्य में व्यापार नहीं करती, ये लगभग सभी राज्यों में व्यापार करती है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून, केंद्र द्वारा अलग कानून, तो इन कानूनों की जो कंप्लायंस कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी और समय बहुत ज़्यादा नष्ट होता था। इकोनॉमी में जितना कि धन की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता शायद उससे कहीं अधिक है। इसीलिए शायद ये कहावत बनी है, टाइम इज मनी। हमारे देश में भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत सारी, कम से कम 100-200 कंपनियां, 400 कंपनियां, 600 कंपनियां जो देश में रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा जिनके द्वारा आता है, ये भी लगभग सभी राज्यों में व्यापार करती हैं और एक साथ व्यापार करती हैं। तो जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं, उनको कंप्लायंस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, बाकी परेशानियां थी, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से होने की वजह से भी परेशानियां थी। तो एक ये बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर था जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को हैम्पर करता था। दूसरा जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था। एक ही ट्रांजैक्शन पे, एक ही वस्तु पे, एक ही सेवा पे, एक ही माल पे कई टैक्स लगते थे। जैसे अगर हम गुड्स की बात करें तो उनके उत्पादन के स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था, राज्यों के स्तर पर बिक्री कर, व्यापार कर या वैट या और बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। और अगर हम सेवाओं की बात करें तो उसमें तो स्थिति और खराब थी। एक ही सेवा पर राज्य भी टैक्स लगाता था, केंद्र भी टैक्स लगाता था, स्थानीय निकायों द्वारा भी टैक्स लगते थे और कई तरह के अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ये एक दूसरा फैक्टर था जो हमारी इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को निगेटिवली इम्पैक्ट करता। और तीसरा एक बहुत बड़ा जो निगेटिव फैक्टर था इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, मतलब जो वस्तु का बेसिक मूल्य है उस पर कुछ टैक्स लगा, उसके साथ जो टैक्स के साथ वैल्यू बढ़ी उसमें टैक्स का कंपोनेंट शामिल है, फिर अगली वैल्यू पे दूसरी स्टेट ने टैक्स लगाया या दूसरे केंद्र के टैक्स लगाने के बाद राज्य ने लगाया। तो वो जो
पहले वाला टैक्स का हिस्सा था वो जोड़ करके वैल्यू निर्धारित करके उस पर टैक्स लगता था, इसको कैस्केडिंग कहते थे। तो इससे जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य था उपभोक्ता के लिए, आम उपभोक्ता के लिए, वो बहुत बढ़ता। तो ये 3 मुख्य नेगेटिव कारक थे। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी। जैसे हम सभी को पता है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका अल्टीमेट बर्डन आता है कंज्यूमर पर। और जो हमारा पुराना सिस्टम था जिसमें हम उत्पादन के स्तर पर या उत्पादित माल की बिक्री पे टैक्स लेते थे, तो वहाँ होता क्या था कि जहाँ वो वस्तु या सेवा ओरिजिनेट हो रही है या उत्पादन हो रहा है उसका, वहाँ टैक्स लगता था। और अल्टीमेटली जहाँ ये कंज्यूम होती थी, जिस राज्य में भी, जिस स्टेट में भी जाकर ये कंज्यूम होती थी, वहाँ का नागरिक, वहाँ का उपभोक्ता, वहाँ का उस राज्य का व्यक्ति उस टैक्स को बेयर करता था। अगर मैं एग्जाम्पल से इसे समझाने की कोशिश करूँ तो ये मान लीजिए कोई वस्तु गुजरात में बनी। अब जो केंद्र सरकार ने टैक्स लगाए हैं उसमें तो कोई इशू है ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार जो भी टैक्सेस लेती है उसको बाद में एक फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के माध्यम से सभी राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो टैक्स, या कुछ हिस्सा केंद्र के अपने खर्चे के लिए रह जाता है। लेकिन जो राज्य टैक्स लगाते थे, तो उस राज्य में जहां ये उत्पादन हुआ वहां से जब दूसरे राज्य को ये वस्तु जाती थी तो केंद्रीय बिक्री कर लगता था, या लोकल बॉडीज के कुछ टैक्सेस लगते थे। वो सारे टैक्स सम्मिलित होकर के, मान लीजिए ये गुजरात में अगर उत्पादन हुआ, गुजरात राज्य को वो टैक्सेस मिल गए, तो ये टैक्स जो था वो उसी राज्य के पास रह जाता था। माल ट्रेवल करता था, माल के साथ टैक्स ट्रेवल नहीं करता था, ये वैल्यू में इंक्लूड हो जाता था ये टैक्स। और जब वैल्यू में इंक्लूड हो जाता था तो क्या होता था कि अब ये वस्तु, मान लीजिए गुजरात में उत्पादित वस्तु आकर के यूपी में बिकी, तो यूपी सरकार जो टैक्स लगा रही है वो तो लग ही रहा था, लेकिन जो गुजरात सरकार ने टैक्स लगाए थे वो टैक्स इस टैक्स में शामिल थे, या जो टैक्स गुजरात सरकार को मिले वो भी शामिल थे। इन सबको मिला करके जो टैक्स बनता था वो उपभोक्ता जो यूपी का था वो देता था। लेकिन उसके दिए हुए पैसे से उत्तर प्रदेश में केवल विकास नहीं होता था, उसके पैसे से उत्तर प्रदेश में केवल उतना विकास होता था जितना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया। जो टैक्स ओरिजिनेशन के समय, उत्पादन के समय, या उत्पादन से एक राज्य से दूसरे राज्य को की गई बिक्री के दौरान जो लगा और जो गुजरात सरकार को प्राप्त हुआ, वो उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता द्वारा दिया गया। लेकिन उसका लाभ उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता को नहीं मिला। उसका लाभ कहाँ मिला? क्योंकि वो टैक्स गुजरात सरकार के पास चला गया, उससे जो विकास कार्य हुए वो गुजरात में हुए, तो गुजरात के रहने वाले जो लोग हैं उनको उस टैक्स का लाभ मिला। तो इसको जो हम कहते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, कि जहां वस्तु अल्टीमेटली कंज्यूम हो रही है, जो डेस्टिनेशन स्टेट है, सारा का सारा टैक्स उस स्टेट को मिले, और जो जहां बन रही है या जहां से ओरिजिनेट हो रही है उस राज्य का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस सेंस में कि वो टैक्स तो यहां का उपभोक्ता दे रहा है ना जहां कंज्यूम हो रही है। तो उस कंजम्पशन स्टेट को टैक्स न मिलने के कारण जो एक क्षेत्रीय असमानता पैदा हो रही थी विकास में, जो उत्पादन वाले राज्य थे वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे। किसकी कॉस्ट पे कर रहे थे? जो कम इंडस्ट्रियली डेवलप स्टेट थे। जैसे हम अगर यूपी का एग्जांपल लें तो हम इंडस्ट्रियली उतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन बीइंग पॉपुलेशन हाईएस्ट इन द कंट्री, सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो बेसिक चीजों का है वो हमारे यहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो उपभोक्ता था वो टैक्स दे रहा था, और उस टैक्स से लाभ किसको मिल रहा था? जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट थे उनको मिल रहा था, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि आदि। तो इससे हो क्या रहा था कि वो जो पहले से डेवलप्ड स्टेट थे वो और डेवलप हो रहे थे, और जो लेसर डेवलप्ड स्टेट थे, कम विकसित जो राज्य थे औद्योगिक रूप से, जो पिछड़े हुए राज्य थे, उनके उपभोक्ता द्वारा दिया गया पैसा भी उन्हीं पूर्व से विकसित राज्यों में इन्वेस्ट हो रहा था, लग रहा था। तो एक जो क्षेत्रीय असमानताएं भी इससे पैदा हो रही थी, तो ये भी एक रीजन था।
तो ये मोटे मोटे 4 कारक थे हमारी पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के, जिनका कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, और इसको दूर करना ही बेसिक एम था हमारी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सुधार का। ये सुधार कैसे लागू हुआ, जीएसटी में इन चीज़ों को कैसे दूर किया गया, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से इन नेगेटिव फैक्टर्स को कैसे नलीफाई किया गया, ये हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, थैंक यू।